इस दुनिया में बदले की भावना सबसे अधिक भयानक मानी जाती है। कई बार प्रेत आत्माएं बदले की भावना में सालों तक इसी संसार में भटकती रहती है, जब तक कि कोई उन्हें मुक्ति न दे। मैं हूँ मनोज। कुछ साल पहले हमारी कंपनी ने मुझे एक नए क्लाइंट के साथ डील करने के लिए मनाली भेजा था। उसी समय सर्दियों का मौसम था। पूरा दिन ऑफिस का काम खत्म करने के बाद मुझे रात को सफ़र करना था और अगले दिन सुबह मुझे कंपनी की ओर से क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भी देना था। मनाली जाते वक्त रात के वक्त बीच रास्ते में ही मेरी कार बंद पड़ गई, पर किस्मत से एक गैराज वहां से दिखाई पड़ी। बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी को धक्का लगते हुए गैराज तक ले गया। मैकेनिक ने बताया गाड़ी सुबह तक ही ठीक हो सकती है। फिर दिमाग पर ज़्यादा जोर न देते हुए मैं नज़दीक के गांव में रहने की जगह या होटल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते मुझे अचानक पीछे से एक मासूम और कोमल आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे साहब जी, आप गेस्ट हाउस की तलाश कर रहे हो क्या? यह सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हुआ 12-13 साल की कोई मासूम बच्ची थी। मैंने कहा हाँ, क्या तुम जानती हो? उसने कहा हाँ, आइए आपको वहाँ ले चलती हूँ। मैं और मेरे पिताजी गेस्ट हाउस की देखरेख करते हैं। फिर और बच्ची और मैं बातें करते हुए गेस्ट हाउस की ओर चलने लगे। बच्ची ने अपना नाम प्रीति बताया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात को तुम घूम रही हो? वह बोली, अब मुझे अजनबी इंसानों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पिछले 15 सालों से यही काम कर रही हूँ। उसे इसकी बातें कुछ अजीब लग रही थी। फिर मैंने सोचा बच्ची है, कुछ भी बोल सकती है। आधा घंटा पैदल चलने के बाद हम पहुँचे। वह गांव से काफ़ी दूर था। वहां पहुंचने के बाद प्रीति ने मुझे बताया कि उसके पिताजी काम से बाहर गए हैं और शाम तक आने वाले थे, पर मौसम अचानक खराब होने से शहर में ही फंस गए और अब सुबह तक लौट आएंगे। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी को डर नहीं लगता? एक छोटी बच्ची को अकेले छोड़कर जाते हैं। वह बोली, यही तो गलती थी पिताजी की। उसने फिर से अजीब और डरावनी आवाज़ में बात करना शुरू किया, लेकिन उसे अनदेखा करते हुए मैंने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद प्रीति खाना लेकर आई। मेरे खाना खाने के बाद वह रूम में मेरे पास आकर बैठ गई। इस वक्त मैं अपनी ख्यालों में खोया हुआ था। तभी प्रीति अचानक से मेरे पैर दबाने लगी। मैंने उसके हाथ पकड़े और पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? वह बोली, पैर दबा रही हूँ। आप थके हुए हैं ना? वह मासूम निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, देखो छुट्टी, नहीं तो मैं थका हूँ और ना ही मैं तुमसे कभी अपने पैर दबा सकता हूँ। वह बोली, क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूँ? मैंने कहा, नहीं रे पगली, तू मेरी छोटी बहन जैसी हो और हमारे यहाँ छोटी बहनों से पैर नहीं दबवाते। मेरे ऐसा कहने के बाद वह थोड़ी देर मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोली, क्या सच में आप मुझे अपनी बहन मानते हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, और अब से तू मुझे साहब जी नहीं, भैया बोलना। फिर मैंने उससे कहा, मुझे खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत है, नहीं तो मेरा सिर दुखता है। मेरी कॉफ़ी वाली बात सुनकर उसके चेहरे से हंसी गायब सी हो गई। वह बोली, उसको भी खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत थी। मैंने पूछा, किसको? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत कॉफ़ी लाने चली गई। थोड़ी ही देर में वह कॉफ़ी लेकर हाजिर हुई। मैंने कॉफ़ी पीती तो फिर से पूछा, तुम कुछ बात बोल रही थी? उसको भी कॉफ़ी की पीती बोली, जाने दो भैया, आप दुखी हो जाओगे। मैंने कहा, आप बोल भी दे छोटी, अगर हम अपना दुखी किसी के साथ बांटते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। प्रीति बोली, तो फिर सुनो ये कहानी। एक मासूम लड़की और एक भयानक दरिंदे की। ऐसे ही एक गेस्ट हाउस था। उसकी देखभाल एक गरीब बाप बेटी करते थे। एक दिन उस दिन लड़की के पिताजी शाम के समय तूफान की वजह से शहर में फंस गए थे, इस रात को वापस न आ सके। पर उसी रात गेस्ट हाउस में एक बड़ा सरकारी अफसर मेहमान बनकर आया हुआ था। रात में खाने के बाद उस लड़की ने अफसर को कॉफ़ी पिलाई थी। वह मेहमान उसके पिताजी की उम्र का था। रात के समय उसने लड़की को कमरे में ही रुकने के लिए कहा।
उस लड़की को भी अकेले डर लग रहा था, इसी कारण वह भी रुक गई। फिर उस अफसर ने लड़की को अपने पैर दबाने के लिए कहा। उसके बाद उस हैवान ने उस मासूम सी बच्ची के साथ वह किया जिससे उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। उस हादसे के बाद उस मासूम ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह सब सुनकर वह व्यक्ति अधमरा हो गया, क्योंकि 2 महीने पहले उसने अपनी बीवी को खोया था और अब 13 साल की बेटी। यह हादसा सुनाते वक्त प्रीति काफी भावुक हो गई थी। वह बोली, भैया अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो तुम क्या करोगे? क्या मेरा बदला लोगे? मैंने पूछा, क्यों ऐसा बोल रही हो? वह बोली, बस है कोई कारण। मैंने कहा, भगवान ना करे तेरे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे वादा कर कि तू कभी गलत कदम नहीं उठाएगी। तू मेरे आने का इंतजार करेगी। तेरा भैया अभी जिंदा है। यह कहते हुए मैं खुद भी भावुक हो गया था। मैंने कहा, तू यकीन नहीं करेगी प्रीति, मेरे मन में भी ऐसा ही बुरा ख्याल आ रहा है। मैं कल सुबह तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा और तुम दोनों को मुंबई ले जाऊंगा। मेरे काफ़ी अच्छी पहचान है वहाँ पर। तुम्हारे पिताजी मुंबई में नौकरी करेंगे और तुम स्कूल में जाना। प्रीति बोली, अब ऐसा नहीं हो सकता है, आपको आने में देर हो गई है भैया। ये सब कहते वक्त उसकी आवाज़ गहरी हो गई। प्रीति बोली, सब ठीक हो गया भैया। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, सब ठीक हो गया तो रो क्यों रही है? वह बोली, ये खुशी के आंसू है। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 2 बजे थे। मैंने उसे कहा, चल अब रात बहुत हो गई, सो जा। वह रूम के बाहर जाने लगी तो मैंने उसे रोका और कहा कि तू यहीं बेड पर ही सो जा, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, क्योंकि तू बाहर अकेली रात भर डरती रहेगी। मेरे ऐसा कहते ही प्रीति देर तक मैं प्रीति के बताए हुए हादसे के बारे में सोचता रहा। फिर मुझे याद आया कि उस हादसे वाली लड़की का नाम उसने बताया ही नहीं। बाद में सोचा कि कल सुबह पूछ लूंगा। सुबह सुबह मेरी नींद पक्षियों के चहकाने की आवाज़ से खुली और मैंने जब बेड पर देखा तो प्रीति वहाँ नहीं थी। दरवाज़ा खुला था। मुझे लगा शायद वह बाहर अपने पिताजी के आने का इंतजार कर रही होगी। फिर मैं ताज़ी हवा खाने और प्रकृति को निहारने के लिए बालकनी में गया। वहां से नीचे देखा तो गांव के कुछ लोग इमारत के नीचे खड़े थे और सभी मेरी तरह आश्चर्य तथा डर की भावना से देख रहे हैं। मैंने उन सभी को हाथ जोड़कर राम राम किया। उनमें से सबसे बुजुर्ग आदमी ने मुझे इशारा कर नीचे बुलाया। जब मैं नीचे पहुंचा तब उस बुजुर्ग ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं मनोज हूँ। मेरी कार खराब होने की वजह से एक रात के लिए इस गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ। बुजुर्ग ने कहा, क्या एक छोटी लड़की ने तुम्हें यहाँ पर लाई थी? उस समय मैंने हाँ में जवाब दिया था। वह सुनते ही सभी के चेहरे के रंग उड़ गए। मैंने पूछा, क्या हुआ? सब डरे हुए क्यों लग रहे हैं? बुजुर्ग बोले, तुम्हारा सामान लेकर हमारे साथ चलो, बाकी बातें हम तुम्हें शिव मंदिर में समझा देंगे। उन सबके चेहरे देखकर कुछ बातें मेरे समझ में आ रही थी और मैं जब सामान लेने गेस्ट हाउस में गया तब वहाँ का नज़ारा देख के दंग रह गया। रात को जिस साफ सुथरे गेस्ट हाउस में आया था वो अब पुराने खंडर जैसा दिख रहा था। मैंने बिना डरे मेरा बैग और कपड़े समेटे और उनके साथ शिव मंदिर गया। वहाँ पर गांव के और भी लोग आए थे। मैंने गेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ वो सब बताया और फिर उनमें से एक बुजुर्ग उठा और मेरे पैर पड़ने लगा। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो रोने लगे और बोले, तुमने मेरी बेटी की भटकती रूह को मुक्ति दे दी, जो 15 सालों से बदले की आग में जल रही थी। मंदिर के पुजारी ने बताया, जो लड़की तुम्हें रात को गेस्ट हाउस में ले गई थी वह 15 साल पहले मर चुकी है। आज उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। यह सब सुनने के बाद मैंने सवाल किया, आपको कैसे पता चला कि मैं गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ? गेस्ट हाउस तो गांव से काफ़ी दूर है। उन्होंने मंदिर के तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रीति ने उस तालाब में कूदने
में उस कदम खुद की आत्महत्या की थी। 15 सालों से तालाब में कोई कमल का फूल नहीं खिला। हमें कलियां तो दिखती थी पर कभी फूल नहीं खिलाता था। और हर उस आदमी की लाश इसी तालाब में से सुबह हम निकालते थे जिसकी नीयत उस 13 साल की लड़की पर खराब होती थी। और आज यह तालाब 15 सालों के बाद कमल के फूलों से भर गया। इस तरह से सुबह की पहली आरती लेकर मैंने गांव वालों को राम राम कह दिया और अपनी गाड़ी लेकर मैं मनाली चल गया।